तो कहानी की शुरुआत एक क्रिश्चियन नाम के आदमी से हुआ जो कि एक जियोलॉजिस्ट है। और जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी वाइफ खाना पकाने की बजाय किचन का पाइप ठीक करने में लगी हुई थी। उसके इस घर में आए दिन कोई न कोई प्रॉब्लम आते ही रहते थे। इसीलिए क्रिश्चियन सभी को खुशखबरी यह दिया कि वो लोग अब अपने नए घर में जा रहे हैं, क्योंकि उसकी पोस्टिंग इस शहर से उठाकर दूसरे शहर में कर दिया गया था। सभी लोग यह खबर सुनकर खुश होते हैं और कुछ देर के बाद क्रिश्चियन अपने ऑफिस में आ जाता है। यहाँ से उसे कुछ अपना सामान पैक करना था और आज क्योंकि उसका आखिरी दिन था तो उसे अपनी कोवर्कर के साथ लंच भी करना था। सभी काम खत्म कर लेने के बाद वो यहाँ से जाने ही थे कि एकदम से उसने अचानक एक अलार्म सुना। जैसे ही जल्दी से उसने मॉनिटर्स पर जाकर चेक की तो पता चला कि जमीन का ग्राउंड वाटर अचानक से नीचे की तरफ चला गया है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कोई और भी किसी तरह की हरकत नहीं हुई। यहाँ पर बिना वजह के ग्राउंड वाटर को नीचे जाना सेंस तो नहीं बना रहा था, इसीलिए वो परेशान हो गया। तब उसके बॉस ने उससे कहने लगा कि परेशान होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। देखो, सभी पहाड़ अभी बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ किसी भी तरह के सेंसर रीडिंग नहीं हो रहे हैं, इसीलिए सब अंडर कंट्रोल में है। क्रिश्चियन उसकी बात मानकर चला तो जाता है, लेकिन यहाँ से घर के रास्ते में बस वो यही सोच सोच कर परेशान हुए जा रहा था कि ग्राउंड वाटर इतना नीचे आखिर कैसे जा सकता है। ये लोग जब फेरी में चढ़ने के लिए इंतजार कर रहे थे, एकदम अचानक से क्रिश्चियन की नजर एक पहाड़ पर गई और अचानक उसे कुछ याद आया। वो यहाँ से वापस जियोलॉजिस्ट सेंटर की तरफ भागने लगा और फौरन से अपने पुराने कोवर्कर से बात की और उसे बताने लगा कि यह मैटर सेंसर्स में नहीं बल्कि उन तक जाने वाली केबल्स में होगा। क्रिश्चियन ने उन्हें समझाया, ग्राउंड वाटर अचानक से गायब नहीं हो सकता, वो हवा थोड़ी है जो उड़ जाएगा। ग्राउंड वाटर एक नए रास्ते बनाते हुए एक नई लेयर्स बनाएगा जिसके जरिए फ्रिक्शन पैदा होने लगेंगी। अगर उनका कॉन्टैक्ट टूट गया है और वो कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे तो इसका साफ मतलब है कि फ्रिक्शन ने केबल्स को तोड़ कर रख दिया है। ऐसा सुनते ही क्रिश्चियन और उसका कोवर्कर जब केबल चेक करने के लिए जाते हैं तो पता चला कि वो सच में टूट चुकी थी। दोनों वापस सेंटर में आए और क्रिश्चियन इस बात को लेकर अब बहुत गुस्से में आ चुका है, इसलिए क्योंकि ये लोग हालातों को देखकर सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहे। ऐसे सिचुएशन में ये सिर्फ येलो वार्निंग ही दे सकते थे, यानी ये सभी लोगों को हल्के फुल्के खतरे वाली वार्निंग ही दे सकते हैं। इससे शहर में घबराहट तो नहीं फैलेगी, मगर यहाँ क्रिश्चियन को लग रहा है कि खतरा बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ने वाला है। खैर, इस टाइम वो अपने परिवार के पास चला जाता है और यह देखकर घबरा जाता है कि बच्चे फेरी के पास नहीं थे। असल में बच्चे होटल में अपनी मॉम के पास आ चुके थे। क्रिश्चियन का बेटा उसे कहकर गया था कि कल मैं मॉम के साथ ही आ जाऊंगा, इसीलिए क्रिश्चियन अब अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाने लग जाता है। दूसरी तरफ जियोलॉजिस्ट जॉस ने देखा कि यहाँ के सेंसर्स अब अजीब डेटा दिखाने लग चुके थे और पत्थरों के बीच कॉन्ट्रैक्शन हुए जा रहे थे। इस चीज को लेकर इस बारे में जॉस ने फौरन अपने बॉस को खबर दिया, क्योंकि वो भी हालात को देखकर घबरा चुका था और सेंसर्स को चेक करने के लिए अपने साथी के साथ खुद ही पहाड़ के अंदर जाने का फैसला किया। इधर परेशानी में आकर क्रिश्चियन ने भी दोबारा से जियोलॉजिस्ट सेंटर में कॉल किया, यह जानने के लिए कि वहाँ क्या चल रहा है। जॉस ने उसे भी इन सारे हालातों के बारे में तुरंत खबर दी और वो भी घबरा गया। इतना सुनते ही वो फौरन से अंदर जाकर अपने कुछ पुराने फाइल्स निकालने लगा। उसे याद आ रहा था कि ऐसा कुछ काफी पहले भी हो चुका है और उसने इसके बारे में रिसर्च भी की हुई थी। इन रिकॉर्ड्स के जरिए उसे पता चला कि असल में पहाड़ फैल नहीं रहे थे बल्कि वो आपस में खींच रहे थे, एक दूसरे की करीब आते जा रहे थे और यही तो साइन था सुनामी आने का। सुनामी आने से पहले समुंदर के आसपास के पहाड़ और जमीन इसी तरह से खींचने लग जाती हैं। उसने बिना देरी किए दोबारा से सेंटर में कॉल लगाया। वो चाहता था कि बॉस को इन सभी डेटा के बारे में बताए, लेकिन बॉस तो इस टाइम पहाड़ के अंदर ही थे और जैसे ही बॉस और उसका साथी पहाड़ से बाहर निकलने का फैसला करने में सोच पाते, अचानक यहाँ पर काफी तेज झटका आता है। पहाड़ कांपने लग चुकी थी, जोर जोर से हिलने लग चुकी थी। इन दोनों को काफी बुरी चोटें भी आते हैं और बॉस के साथी का पैर तो इन्हीं पहाड़ों के मलबे में फंस जाता है। इस भयानक सी खतरनाक टाइम में दोनों का कॉन्टैक्ट जियोलॉजिस्ट सेंटर से टूट चुका था। उन्हें यह भी पता चला कि कई जगहों पर पानी का लेवल नीचे गिरना शुरू हो चुका था, यानी वो भी समझ गए कि सुनामी आने वाला है। यहाँ क्रिश्चियन ने अपने कोवर्कर को कॉल करके कहा कि जियोलॉजिस्ट सेंटर से फौरन अलार्म बजा दो, रेड लाइट देते हुए सभी को शहर से बाहर निकाल दो। मार्गरेट ने सुनामी की अलार्म बजा दिए। सभी लोग अलार्म सुनकर शहर से अब काफी तेजी के साथ निकलने लग चुके थे। शहर के अंदर अफरा तफरी मच गई थी। यहाँ से कुछ ही देर में जब ये लोग अपने कलीग्स को बचाने के लिए पहाड़ के पास जाते हैं तो झलझले के कुछ और भी तेज झटके लगते हैं।
सभी पत्थर टूटकर उनमें से एक पत्थर बॉस के सर पर लग जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ क्रिश्चियन अपनी बेटी को लिए सड़क पर मौजूद था। पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम हो चुका था और वो तेजी से लोगों को गाड़ियों से बाहर निकलकर ऊपर वाले जगहों पर भागने को कहने लगा। इसी दौरान वो देखता है कि उसकी नेबर 2 कार्स के बीच फंस चुकी थी। वो अपनी बेटी से कहता है कि नेबर के साथ आगे जाओ, मैं उसे बचाकर जल्द ही आता हूँ। दूसरी तरफ हमें होटल का सीन दिखाया गया जहाँ पर क्रिश्चियन की वाइफ ईडन काम किया करती थी। वो दरवाजा नॉक कर करके सभी गेस्ट को अलर्ट कर देती है और उसी दौरान वो नोटिस करती है कि उसका खुद का बेटा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ क्रिश्चियन ने भी अपनी नेबर को बचाने में कामयाब हो चुका था। वो उसे सहारा देते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाने की कोशिश में लगा हुआ ही था, पर उसने देखा कि अब पूरा सुनामी उनके बहुत ही करीब आ चुकी थी। इस टाइम में वो ज्यादा खींच नहीं सकता था, इसीलिए वो अपने नेबर को लेकर एक कार के अंदर बैठ जाता है और उसी टाइम सुनामी का पानी उनकी कार को भी हिट कर देता है और ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। होटल में अब ईडन को उसका बेटा तो मिल चुका था। जैसे ही वो उसे और गेस्ट को लेकर बाहर जाती है कि वो देख पाती है कि इमरजेंसी बस उन्हें